नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और सबसे पहले मैं मुख्य खबर में आपको बताऊं तो वैक्सीनेशन का ही समाचार हम जान लेते हैं। 110 करोड़ से पार हो चुका है भारत में वैक्सीनेशन दोस्तों। और 24 घंटे में कोरोना के केस जो भारत में आए हैं वो 12,216 आए और 501 लोगों की मौतें हुई है। तो दोबारा से सर उठाने लगा है एक बार कोरोना के मामले जो है, तो उसको लेकर सतर्कता पूरे देश में हम सबको रखनी होगी दोस्तों। क्योंकि अगर मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो बेशक केरल में अभी भी 7,224 मामले केरल से आए हैं, अर्थात आधे से भी अधिक मामले केरल से आए हैं। और महाराष्ट्र में 997 मामले आए। महाराष्ट्र में जरूर कोरोना जो है शांत रूप धारण करता जा रहा है। और तमिलनाडु में 820, पश्चिम बंगाल में 854 और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो मिजोरम में 631 मामले आए हैं। उड़ीसा में 271, आंध्र प्रदेश में 286 मामले हैं, असम में 251 है, पश्चिम बंगाल में और दोस्तों तमिलनाडु में ज़्यादा है, कर्नाटक में 286 मामले हैं। और यही प्रमुख राज्य हैं जिनमें कोरोना के मामले जो है 200-300 से कहीं अधिक है। और दोस्तों राजस्थान में मात्र 4 मामले हैं। कोरोना की जो तीसरी लहर है वो राजस्थान में कहीं भी दखल देती हुई प्रतीत नहीं होती है, सिवाय भारत को अगर पूरे भारत में देखें तो केरल को छोड़कर। दोस्तों केरल में ऐसे लगता है जैसे तीसरी लहर भी आई हुई है वहाँ पर, क्योंकि अभी भी केरल में मामले कम नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र जरूर शांत हो चुका है। तो हमें दोस्तों गाइडलाइन का पालन करने की अति आवश्यकता है। और वर्तमान में दोस्तों नौर भादरा का मैं अगर जिक्र करूँ तो डेंगू का जिस प्रकार से भयंकर प्रकोप चल रहा है, और दोस्तों जिक्का वायरस जो उत्तर प्रदेश से कानपुर में सबसे ज़्यादा 100 से अधिक मामले जिक्का वायरस के आ चुके हैं और वो भी मच्छर के काटने से हो रहा है। और दोस्तों मलेरिया के मामले ज़रूर इस बार कम देखे जा रहे हैं, क्योंकि मलेरिया भी मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। लेकिन डेंगू, जिक्को दोस्तों ये सभी जो है मच्छरों से फैलने वाली है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊं तो इनके जो सिम्टम है दोस्तों वो कोरोना जैसे ही है। खांसी, जुकाम, बुखार, यही सिम्टम तो लगभग कोरोना के हैं। तो एक अंतर करना बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। दोस्तों हम आपको आज बहुत शानदार समीक्षा आज करने जा रहे हैं राजनीतिक विषय को लेकर। आज भादरा की हम विस्तार से समीक्षा करेंगे। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा था कि जो कोरोना से बचाव का जो संसाधन है, जो साधन है और जो हमारी सतर्कता है, जागरूकता है दोस्तों, उसको अभी भी आपको बरकरार रखने की आवश्यकता है, मास्क लगाने की आवश्यकता है। और कुल मिला के जो 110 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन का भारत ने छुआ है, ये हमारे लिए सुखद पहलू है दोस्तों। प्रशासन शहरों के संग अभियान में वैक्सीन अभी लग रही है, गांवों में भी और शहरों में भी। आज वार्ड नंबर 22 के लिए दोस्तों बापूवाला अतिथि सदन जो मैन खूबराम जी की मूर्ति चौक के पास में धर्मशाला है, वहाँ कैंप लगा था। और कल वार्ड नंबर 23 के लिए वहीं बापूवाला अतिथि सदन में ही कैंप लगने वाला है। तो दोस्तों जिस प्रकार से डेंगू की बीमारियां फैल रही है, और आज एक मैं वाक्य का आपको दोस्तों स्मरण करवाना चाहूँ तो बजरंग सारण जो उभरते हुए भादरा के नेता है दोस्तों, उन्होंने पानी बोतलों में डालकर अंबेडकर चौक इलाके का, डूमसागर इलाके का पानी जो नलों में आता है दोस्तों, जलदाय विभाग के नलों में पानी आता है, उसको बोतलों में डालकर एक प्रकार से प्रदर्शन करना चाहा आज। और एसडीएम महोदया को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे वहाँ। एसडीएम महोदया तो जो प्रशासन गांव के संग अभियान है वहाँ गए हुए थे, लेकिन दोस्तों वहाँ जो एसडीएम के प्रतिनिधि के रूप में थे उन्होंने ज्ञापन लिया। लेकिन उस अवसर पर दोस्तों मीडिया ने बजरंग सारण से भी जाना और उस पानी को भी हमने देखा दोस्तों। बहुत गंदा मटमैला काले रंग का पानी जो है, ऐसा पानी दोस्तों कोई नहाना पसंद नहीं करता है और ऐसा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं दोस्तों। ये अंबेडकर चौक इलाके से, डूमसागर इलाके से ही इस प्रकार से नलों में क्यों आ रहा है? क्या सीवरेज का कनेक्शन वहाँ कहीं इक्वल हो गया है? दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही एक प्रकार से बीमारियां पैदा करने वाली खबर है दोस्तों, अगर ऐसा पानी नलों में आने लगा है। क्योंकि उस एरिया में दोस्तों सीवरेज के कनेक्शन हो चुके हैं, सीवरेज कंपनी द्वारा वहाँ कनेक्शन धड़ाधड़ किए जा चुके हैं और बड़ी संख्या में डूमसागर के आसपास एरिया में
कनेक्शन सीवरेज के जो है वो हो चुकी है, और जो नलों में पानी आ रहा है वो इस प्रकार से गंदा पानी आ रहा है। तो दोस्तों सीवरेज के भविष्य को लेकर एक प्रकार से बहुत बड़ा सवाल जो है ये मंडरा रहा है। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर क्या होता है, सीवरेज का आगे भविष्य क्या है और किस प्रकार से इसके ऊपर जलदाय विभाग एक्शन में आता है और किस प्रकार से नगर पालिका प्रशासन हरकत में आता है और लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रहती है। दोस्तों लोग परेशान हैं और ऐसा पानी पीने को मजबूर है और बीमारियां किस कदर फैल रही है ये आपके सामने है। बादरा का ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं है वहां आपको आसानी से बेड मिल जाए। दोस्तों सभी अस्पताल जो है वहाँ बेड बुक है और डेंगू बीमारी ने इतना प्रकोप फैला रखा है। दोस्तों सार्वजनिक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर आप देखें तो वहाँ भी किस कदर गंदगी बिखरी पड़ी है। दोस्तों अव्यवस्थाओं का शिकार बादरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी अस्पताल है दोस्तों का। वहाँ सबसे ज़्यादा टॉयलेट की और साफ सफाई की व्यवस्थाएं जो है आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, और इसकी मजबूरियां भी ये बताई जा रही है जो सफाई कर्मी है वो प्रॉपर सफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ऐसी अवस्था हमने निजी अस्पतालों में नहीं देखी, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति है वहाँ नहीं देखी, वहाँ सफाई प्रॉपर होती है, लेकिन राजकीय अस्पताल में दोस्तों ये स्थिति बहुत खराब है और इसके ऊपर प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके अलावा मैं अन्य खबरों के बारे में आपको अगर बताऊं तो गत पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ने वाले शकील खां गोरी दोस्तों सनोफ बाबू खां गोरी, उनके यहाँ पुत्री पैदा हुई है, उनको बेटी के रूप में पुत्री पैदा हुई है। तो दोस्तों धूमधाम से खुशियाँ मनाई गई और बेटी होने के अवसर पर थाली बजाकर जो है खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई और बेटी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, डीजे बजाया गया। दोस्तों ये बहुत ही शुद्ध परंपरा है और बहुत ही अच्छी परंपरा है और बेटियों को मान सम्मान देने के लिए ये परंपराएं भी अति आवश्यक है और इसका स्वागत होना चाहिए। दोस्तों जीवन ज्योति अस्पताल में डिलीवरी हुई थी उनकी धर्मपत्नी की, और जब बेटी हुई तो उनको घर लाया गया तो शानदार स्वागत किया गया। शकील जो गोरी है उनके यार दोस्तों द्वारा भी जो है डीजे बजाकर नाच गाकर दोस्तों इसकी खुशियाँ मनाई गई। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको आज मंडियों के भाव भी बताएंगे और मौसम का मिजाज भी बताएंगे। अब हम एक समीक्षा करने वाले हैं। तो इस राजनीतिक समीक्षा में दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में जो होने जा रहे हैं उसको लेकर भी, और जो विधायक बलवान पूनिया का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है उसको लेकर भी, और दोस्तों सभी नेताओं को लेकर भी, जो नेता अभी देहात के दौरे में करने में व्यस्त है और कौन कौन है जो अभी तक ताल ठोक चुके हैं। आज अलग से हमने एक इंटरव्यू भी लिया था बजरंग सहारण का दोस्तों, वो देखिएगा, और उन्होंने बहुत से हमारे सवालों के जवाब भी दिए थे। और आज एक बजरंग सहारण ने ज्ञापन सौंपा था मंत्री के नाम दोस्तों, जिस प्रकार से गंदा पानी अंबेडकर चौक एरिया में नलों से आ रहा है उसको लेकर। तो ये वीडियोस आप अलग अलग हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज अब शुरुआत करते हैं हम एक राजनीतिक समीक्षा की, और वो राजनीतिक समीक्षा की शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आम तौर पर दोस्तों चुनावों के समय और नेताओं के मुंह से भी आपने सुना होगा कि ये आम आदमी की पुकार है, ये आम आदमी की पीड़ा है। संजीव बेनीवाल हो, चाहे बलवान पूनिया हो, जयदीप डूडी हो, डॉक्टर सुरेश चौधरी हो, बजरंग सहारण हो, जो भी हो नेता हो दोस्तों, और बादरा ही नहीं आसपास में, और बादरा राजगढ़ तारनगर कहीं भी आप जाइए नेताओं के मुंह से अक्सर आपने सुना होगा कि ये आम आदमी की आवाज़ है। तो वो आम आदमी दोस्तों क्या है, वो कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल हम देते हैं दोस्तों, बादरा विधानसभा की ही एक बार बात कर लेते हैं। तो बादरा विधानसभा क्षेत्र में वो आम आदमी कौन है दोस्तों, जो आम प्रचलन में आता है? तो वो 82,000 वोट लेकर बलवान पूनिया जो विधायक बने हैं वो 82,000 वोट आम आदमी है। जो संजीव बेनीवाल ने 59,000 कुछ वोट लिए थे, 60,000 समथिंग, वो 60,000 वोटर आम आदमी है। और दोस्तों इसके अलावा भी जो है वो युवा वर्ग भी एक बहुत बड़ा युवा वर्ग भी है जो आम आदमी है, जिनके वोट नहीं है। जो 18 वर्ष से कम का है वो भी बड़ी संख्या में है दोस्तों, हजारों की संख्या में है, और वो किसी भी नेता का माहौल बनाने और बिगाड़ने में भी बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह करते हैं। बेशक वो वोट नहीं दे पाते
लेकिन वो भी कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में ये भी एक फैक्टर होता है दोस्तों, युवाओं के जुबान पर जिस नेता का नाम हो उस नेता का दोस्तों आगे धीरे धीरे उसकी कैंपेन जो है, उसकी चुनावी कैंपेन जो है उसको पर लगते हैं। हम इसी विषय पर आज बात कर रहे हैं दोस्तों। अक्सर आपने यही सुना होगा, तो ये भी होते हैं दोस्तों आम आदमी, लेकिन कार्यकर्ता। तो फिर कार्यकर्ता कौन से होते हैं? कार्यकर्ता दोस्तों अगर मैं आपको चर्चा करूं तो सभी नेताओं के कार्यकर्ता होते हैं, और वो कार्यकर्ता दोस्तों छोटे से बड़े नेताओं के अगर हम सभी के देखें तो 5-10 से लेकर दोस्तों 100-50 भी हो सकते हैं, 200-300-400 की संख्या में भी वो कार्यकर्ता हो सकते हैं। और बहुत बड़ा अगर विधानसभा केडर का नेता हो तो 1000 की संख्या में भी कार्यकर्ता हो सकते हैं। इससे अधिक कार्यकर्ता नहीं होते दोस्तों। किसी नेताओं की कार्यकर्ताओं की संख्या अक्सर इतनी ही रहती है, और अक्सर दोस्तों जो कार्यकर्ता होते हैं वो आम मीटिंगों में ही आते हैं। उनमें से भी बहुत से मिस हो जाते हैं, लेकिन उसकी जगह कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको आजकल साधन बेचकर गाँव से लाने की परंपराएं चल पड़ी हैं। और दोस्तों आजकल तो पैसे देकर भी पब्लिक लाने की परंपराएं चल रही है। तो ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ता है वो ज़्यादातर मीटिंगों में, नेताओं की मीटिंगों में आते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों कार्यकर्ता, जो 1000 से कहीं अधिक नहीं हो पाते। और पार्टियों की विचारधारा के वोटर दोस्तों, विचारधाराओं के वाले जो वोटर है वो क्या होते हैं, कितनी उनकी संख्या हो सकती है? वो दोस्तों संख्या अच्छी खासी होती है। आप सबसे पहले कांग्रेस भाजपा को ले लेते हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। किसी भी व्यक्ति को आप भाजपा की टिकट देंगे तो दोस्तों जो पार्टी विचारधारा के लोग हैं, अगर वो कैंडिडेट कुछ मजबूत है, कुछ फाइट करने वाला है, कुछ टक्कर दे सकने वाला है और आशा के अनुरूप उस कैंडिडेट को टिकट दी गई है, तो दोस्तों उसके साथ में सारे कार्यकर्ता लग जाते हैं और वो अच्छा खासा वजूद उसकी टिकट में, उसकी कैंपेन में दिखाई देने लगता है और प्रमुख कैंडिडेट के रूप में वो दिखाई भी देता है। ऐसा ही कांग्रेस के साथ है। जरूर कांग्रेस का जो सिलसिला है वो कुछ भाजपा से कमजोर चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों सत्ता का हमेशा विरोध होता है। अगर भाजपा जिस प्रकार से 2013 में संजीव बेनीवाल विधायक थे, एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे, संजीव बेनीवाल विधायक थे, सत्ता का विरोध था, और बलवान पूनिया पहली बार कभी विधायक नहीं बने थे, नए नेता थे एक प्रकार से इस क्षेत्र की जनता के लिए, और उनके लिए ये चीज़ें प्लस पॉइंट थी। और उसके अलावा अगर देखें तो संजीव बेनीवाल सत्ता का हर विधायक का विरोध होता है। जैसे इस बार बलवान पूनिया का भी सत्ता का विरोध एक प्रकार से होगा दोस्तों। और संजीव बेनीवाल उससे पहले भी विधायक बन चुके थे, तो उनका शासन जो है लोगों ने देख लिया था, और बलवान पूनिया का शासन नहीं देखा था। तो उनके पक्ष में पक्ष वाले फैक्टर जो है वो अत्यधिक थे। और जयदीप डूडी जैसे चेहरे को भी कांग्रेस की टिकट ना मिलना, डॉक्टर सुरेश चौधरी को मिलना, और जयदीप डूडी के वोटरों का झुकाव या उनका झुकाव भी बलवान पूनिया की तरफ हो जाना भी एक प्लस का फैक्टर रहा बलवान पूनिया की तरफ से। और सुखदेव सिंह शेखावत जैसे नेता का भी मैदान में ना आना, ये भी एक प्रकार से बलवान पूनिया के लिए प्लस का फैक्टर रहा। और किसान नेता की उनकी छवि और 20 वर्षों का उनका जो संघर्ष था दोस्तों, उस सारे फैक्टर्स मिलाकर जो है बलवान पूनिया अग्रिम पंक्ति में रहे। और इसके अलावा डॉक्टर सुरेश चौधरी की कमजोर छवि दोस्तों, टिकट उनको जरूर मिली थी, लेकिन जिस प्रकार से उनको लेकर यहाँ चर्चाएं चल रही थी वो मुकाबले में नहीं आ पा रहे थे, और मुकाबले में भाजपा टिकट से संजीव बेनीवाल ही थे। तो इसका भी एक लाभ मिलता है। और दोस्तों एक जो 20% वोट होते हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा आज, जो हवा के वोट बोलते हैं, आम भाषा में हमारे क्षेत्र में हवा के वोट बोलते हैं उनको, और अगर मारवाड़ी भाषा में कहूँ तो दोस्तों बलत के वोट भी बोलते हैं। उस वोटर संख्या को हम अत्यधिक जागरूक मतदाताओं में भी मान सकते हैं दोस्तों। अत्यधिक जागरूक मतदाताओं में इसलिए मानते हैं कि वो दोस्तों मौका देकर चौका लगाने वाले होते हैं, और वो मौके की नजाकत देखते हैं, और वो हार में अक्सर वोट डालने वाले नहीं होते हैं, वो जीत में वोट डालने वाले वोटर होते हैं, और वो लगभग 20% होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, अगर वो 20% वोटर किसी उभरते चेहरे के
पक्ष में चले जाए कि नहीं नहीं ये तो विधायक बन रहा है, तो दोस्तों उसकी नैया पार लंगा कर छोड़ते हैं और धीरे धीरे उसके फेवर में कैंपिंग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और वो जो ऐसे भी वोटर होते हैं दोस्तों, हर तरह के वोटर पाए जाते हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, जो आसानी से उनका जो दिमाग होता है, उसका उनका जो ब्रेन होता है वो वास भी हो जाता है और आसानी से वो एक खेमे से दूसरे खेमे में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे कट्टर वोटर भी हर खेमों में होते हैं दोस्तों, वो इतने कट्टर होते हैं कि वो दूसरों को आकर्षित करके इस खेमे में लाने वाले होते हैं, वो किसी दूसरे खेमे में जाने वाले नहीं होते। ऐसे वोटर भी विधानसभा में होते हैं, हर विधानसभा में होते हैं। और कुछ वोटर ऐसे भी होते हैं दोस्तों, मैं अगर आप कुछ वोटर अगर देखें तो ऐसे भी होते हैं जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, आप आश्चर्य करेंगे। उन कार्यकर्ताओं के चलते दोस्तों जो है उस नेता को नुकसान होता है और बहुत से लोग टूट भी जाते हैं, वो फिर उस नेता को छोड़कर कहीं दूसरी ओर चले जाते हैं। ऐसे वोटर भी होते हैं, ऐसे वोटरों की संख्या बहुत कम होती है। और जो बलद के वोटर बोलते हैं दोस्तों, वो हमारे बादरा क्षेत्र में अत्यधिक पाए जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, मैंने पूर्व में भी बताई है और हमारे सुल्तान केसरी समाचार पत्र में भी इस प्रकार का जो है समाचार हमने पहले भी लगाया है समीक्षात्मक। दोस्तों बादरा में सर्वाधिक फैक्टर काम करते हैं जब विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो विशेषकर विधानसभा के चुनाव में, और विशेषकर नगरपालिका के चुनाव में इतने ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। वहाँ सिर्फ पैसे का धनबल का फैक्टर काम करता है हमारे नगरपालिका चुनाव में। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वहाँ अगर देखें तो आप चूरू जिला और हनुमानगढ़ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फैक्टर बादरा में काम करते हैं दोस्तों। 10 से कहीं अधिक फैक्टर जो है प्रभावी होते हैं बादरा में। तारानगर इसमें से सबसे इजी विधानसभा क्षेत्र में मानता हूं दोस्तों, जहां सबसे कम फैक्टर में विधायक बन जाते हैं। दोस्तों राजगढ़ और नौर में भी अच्छे खासे फैक्टर होते हैं, लेकिन बादरा की संख्या इससे कहीं डबल अधिक होती है दोस्तों। बादरा की राजनीति इसीलिए पेचीदा और अनोखी राजनीति में शुमार होती है। तो मैं दोस्तों एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने पार्टी के विचारधाराओं के वोटर की भी बात की और हमने कार्यकर्ताओं की भी बात की और हमने बात की आम जन की, आम वोटर कौन से होते हैं। इसके अलावा अब असल परीक्षा अगर मैं बताऊं तो जो निजी वोट बैंक होता है नेताओं का दोस्तों, उनकी असल परीक्षा कब होती है? उनकी नेताओं की असल परीक्षा जब होती है जब दोस्तों वो किसी पार्टी का सहारा लेकर नहीं, निर्दलीय के रूप में ताल ठोकते हैं। तब उनका पता चलता है कि उसके खेमे में कितना दम है, कितनी समर्थक ताकत है, कितने वोटर, कितने प्रतिशत लोग इनके साथ जुड़े हैं। दोस्तों असली परीक्षा निर्दलीय खड़े रहकर चुनाव जीतते हैं तब होती है। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर सुरेश चौधरी को 37,000 वोट मिले। अब वोटों की संख्या भी हर चुनाव में बढ़ती जाती है और डॉक्टर सुरेश चौधरी जब चुनाव जीतकर विधायक बने थे तो मात्र 34,000 वोट मिले थे। तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं तो ये कहीं ग्राफ बढ़ना या घटना इससे आप नहीं लगा सकते। उस समय डॉक्टर सुरेश चौधरी का चेहरा 2003 में नया था और परिवर्तन पसंद जनता, बादरा क्षेत्र की परिवर्तन पसंद जनता है दोस्तों, और नए चेहरे को तवज्जो मिलती है। जिस प्रकार से बलवान पूनिया को गत विधानसभा चुनाव में तवज्जो मिली और 82,000 वोट लिए, आज तक 82,000 वोट किसी ने नहीं लिए। इससे पहले 76,000 वोट सर्वाधिक जो है वो जयदीप टूडी ने लिए थे, और उससे पहले अगर देखें तो संजीव बेनीवाल ने 65,000 वोट लिए थे। तो कहने का मतलब दोस्तों, अब जब हम बात कर रहे हैं 2023 विधानसभा चुनाव की, तो दोस्तों वोटर लगभग वोट पड़ेंगे 2,15,000 से कहीं अधिक, और 2,25,000, 10,000, 15,000 से 25,000 के बीच में वोट पड़ेंगे, अर्थात 2,15,000 से 25,000 के बीच में वोट पड़ेंगे। तो इतने वोट आप किस किस उम्मीदवार को देंगे? कौन कौन होंगे मुख्य उम्मीदवार? तो संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया है। तीसरे नंबर पर अगर देखें तो जयदीप टूडी है। और अब अगर नाम देखें, जो नाम उभर कर आ रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनमें बजरंग सारण भी है, महंत रूपनाथ भी हो सकते हैं, बसपा की टिकट से कोई भी आ सकता है, या कार्तिक डूडी भी है।
तो कहने का मतलब दोस्तों जिस प्रकार से ये नेता, इनमें आप अगर 2.25 लाख बांटेंगे तो दोस्तों पिछले गत चुनाव में भी अगर याद करेंगे तो प्रेम प्रताप पूनिया भी खड़े हुए थे, प्रताप खोत भी खड़े थे, उनको कितने वोट आए दोस्तों? बगैर पार्टी जो है, किसी ठोस पार्टी का आधार अगर नहीं मिले नेताओं को तो ज़्यादा वोट नहीं आते हैं, और एक प्रकार से कार्यकर्ताओं की, एक प्रकार से नेताओं की हवा निकल जाती है, और हार में वोट बादरा तहसील की जनता जो है वो नहीं लगाना पसंद करती। अब हम जिक्र करते हैं दोस्तों 2023 में क्या होने वाला है और किस प्रकार से नेताओं के दमखम का पता लगेगा। जयदीप डूडी दोस्तों कांग्रेस की टिकट मांगने के लिए अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं, और कांग्रेस की टिकट दैट सपोज अगर जयदीप डूडी को नहीं मिल पाती है तो दोस्तों जयदीप डूडी की जिस प्रकार से राजनीतिक का पड़ाव जो आ चुका है अब बादरा क्षेत्र में दोस्तों, उस पड़ाव पर अगर हम उम्मीद करें तो जयदीप डूडी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ज्ञान सिंह चौधरी की तरह जो है समाप्त हो जाएगा अगर जयदीप डूडी चुनाव नहीं लड़ते हैं दोस्तों। वो चुनाव उनको टिकट मिले या न मिले, उनको अपना दमखम दिखाना होगा। अगर वो अपने आप को फिर से साबित करते हैं तो दोस्तों 76,000 वोट आए थे, संसदीय सचिव बने थे राजस्थान की कांग्रेस सरकार में, और बहुत ही शानदार उनका कार्यकाल भी रहा था, इसमें कतई कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो एक बार फिर से वापस आने के लिए, राजनीति की खोई हुई ताकत अपनी प्राप्त करने के लिए दोस्तों एक बार फिर से उनकी गलती मैं ये मानता हूं दोस्तों कि उन्होंने एक चुनाव नहीं लड़ा था, वो उनकी गलती थी दोस्तों। कोई नेता चुनाव नहीं लड़ेगा तो उनका वजूद कैसे रहेगा? उनके खेमे में जो वोट है, वोटर है, उनके समर्थक है, वो तो चुनाव में वोट देंगे किसी ना किसी को। अगर वो वोट देने जाएंगे और वो किसी को दूसरे को वोट लगाते हैं और वहाँ से उनको अच्छा व्यवहार मिलता है तो वहाँ से वो कट होकर दूसरे खेमे में वो वोटर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से एक खेमा खाली हो जाता है, और यही इसे ही राजनीतिक हत्या बोलते हैं दोस्तों। अपने राजनीतिक जो अपना वजूद होता है उसकी हत्या होती है, एक प्रकार से आत्महत्या, राजनीतिक आत्महत्या इसको हम बोल सकते हैं। कोई भी नेता अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो उसकी राजनीतिक हत्या होना स्वाभाविक है। तो कुल मिला के दोस्तों मैं अगर कहूँ तो बजरंग सहारण युवा नेता है, और वो चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं। आज हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था। और कार्तिक डूडी भी दोस्तों युवा नेता है और बता रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, ठोक ठोक कर कह रहे हैं। लेकिन कार्तिक डूडी क्योंकि डूडी परिवार से हैं और उनका तो यही देखा जा रहा है कि जयदीप डूडी को ही कमज़ोर कर सकते हैं, और फिर देखते हैं उनकी कैंपेन क्या कहती हैं। और बजरंग सहारण दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम है। बजरंग सहारण क्योंकि 5-7 सालों से उनकी राजनीतिक थी, और पिछले गत चुनाव में भी उनके खड़े होने की संभावनाएं थी, लेकिन वो एंड टाइम पर खड़े नहीं हुए थे। और महंत रूपनाथ जो है मैदान में आ चुके थे, और महंत रूपनाथ भी एक प्रकार से 16,000 वोट लेकर बसपा की टिकट से एक प्रकार से क्षेत्र में नेताओं की सूची में वो अपना नाम जो है वो शुमार कर लिया। दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये जो 20% वोट, ये जो 20% वोट मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया, वो हार जीत तय करते हैं दोस्तों। और वो उसको मिलते हैं जो जिसकी कैंपेन चढ़ते क्रम में आती है, और वो नया चेहरा होता है, और उनके प्रति जनता की सिंपैथी होती है, और उनकी सभाओं में ताकत होती है, उनकी सभाओं में कुछ बल होता है, उनके वक्तव्य में कुछ ताकत होती है, और क्षेत्रीय मुद्दों पर उनकी जो पकड़ होती है और जिस प्रकार से उनकी कैंपेन चलती है। और दोस्तों धनबल यहाँ बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि जो अपने चुनाव में दोस्तों जिस प्रकार से खर्चा करते हुए उससे दोस्तों जो अगर कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो खर्चा नहीं करते हैं और अपनी चुनावी कैंपेन चलाते हैं दोस्तों, बलवान पुनिया पर ही ले लेते हैं। उनके पास कुछ नहीं था, वो खुद बोलकर कहते थे कि मैं तो कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं गरीब नेता हूं। लेकिन दोस्तों उनकी कैंपेन संभालने के लिए करोड़ों रुपए फूके यहाँ पर बलवान पुनिया के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो वो बलवान पुनिया के रुपए ना लगे हो बेशक, लेकिन उनके समर्थकों के रुपए लगे हैं। जो रंजन मानस दोस्तों उनका नाम है, उन्होंने अच्छे खासे पैसे लगाए थे उनके चुनाव पर। और दोस्तों बेशक वो क्रिकेट का
क्रिकेट की बुकी चलाते हैं और क्रिकेट की जो है चुनावी सट्टे लिखते हैं और एक बड़ा एक बदनाम सा नाम है। लेकिन दोस्तों ऐसे नामों का सहारा इन नेताओं को लेना पड़ता है। दोस्तों किस नेताओं के पास ऐसे लोग नहीं है। और ऐसे लोग दोस्तों हम रंजन मानस की अगर बात करें तो रंजन मानस अगर कोई और जीतता हुआ दिखाई देगा तो दोस्तों ये उनके खेमे में भागकर चला जाएगा। ये बिजनेसमैन है दोस्तों, उनको जीतता हुआ कैंडिडेट चाहिए। उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं ऐसे लोग किसी एक खेमे में बंद कर नहीं रहते। ऐसा इतिहास भी भाजपा का बार बार है और आप पन्ने इतिहास के खंगालेंगे तो दोस्तों ऐसा आपको मिल भी जाएगा। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस प्रकार की राजनीति की, तो क्या आगे होने वाला है और किस प्रकार की राजनीति होगी, हमारी नज़रें दोस्तों इसके ऊपर बनी हुई है। हम बार बार जो है हार जीत तय करते हैं 20% वोट, उसके बारे में बताते हैं। और दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सट्टा बाजार भी प्रभावित करता है उस 20% वोटों को। सट्टे में जिनके भाव आगे होते हैं उनके प्रति भी वो 20% वोट है वो तय करते रहते हैं दोस्तों कहाँ क्या चल रहा है। और लास्ट टाइम में जब वोटिंग होती है तो दोस्तों उस समय वो 20% वोट है जो मन बना चुके होते हैं और एक कैंडिडेट को वो वोट पड़ते हैं। चुनावी प्रचार प्रसार भी इसमें एक बहुत बड़ी अहम कड़ी है और ये भी एक फैक्टर है इस 20% वोटों के। और दोस्तों सभाओं में जो मीटिंगों में जो रैलियों में जो भीड़ आती है जनता की, वो भी एक फैक्टर काम करता है 20% इस वोटर के लिए। तो ये बहुत सी चीज़ें देखकर ये 20% जो वोट का जो माहौल है दोस्तों वो बनता है और वही हार जीत तय करता है। तो दोस्तों अगर ऐसे देखें तो बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल में कोई विशेष अंतर नहीं था, दोनों बराबर थे। लेकिन ये जो 20% वोट है वो बलवान पूनिया के साथ गए थे क्योंकि हवाओं का रुख था, नया चेहरा था। और हमने आपको बताया था डॉक्टर सुरेश चौधरी को टिकट मिल गई थी, जयदीप डूडी की टिकट कट गई थी, वो भी इधर हो गए थे। तो बलत के वोटरों बहुत से ऐसे फैक्टर्स काम करते हुए ये जो 20% वोटर है वो अंतिम समय में एक नेता का चुनाव करते हैं और उस नेता की नैया को पार लगा देते हैं। तो बराबर अर्थात एक पायदान पर आकर खड़े होने की आवश्यकता है दोस्तों, मेहनत करनी है एक लेवल तक आने की। उसके बाद में 20% तो जनता जो 20% वोट वाली जनता है, जो अत्यधिक जागरूक जनता है, वो अपने आप बेड़ा पार लगाती है। हर चुनाव में ऐसा होता है दोस्तों। आगे भी समीक्षा हम करते रहेंगे और जल्दी से हम आपको मंडी के भाव भी बताएंगे, मौसम का मिजाज भी आपको बताना है। तो आज की समीक्षा आपको कैसी लगी हमें आप लिख कर भेजिएगा और आगे हम किस विषय पर समीक्षा करें और किस प्रकार की हम समीक्षा करें और क्या हम अपनी समीक्षाओं में, राजनीतिक समीक्षाओं में या अन्य समीक्षाओं में शामिल कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। तो आज की समीक्षा इतनी ही दोस्तों। अब जल्दी से हम मंडी के भाव आपको बता देते हैं। मंडी के भाव की शुरुआत करते हैं दोस्तों नौर से। नौर में ग्वार दोस्तों 5500 रुपये से प्रारंभ होकर 6300 रुपये की बोली लगी है। सरसों की बोली 7013 रुपये लगी है, जबकि चना 4850 से 5000 रुपये तक का जो है आज रेट मिला है। चने में 5000 का ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और अरंड की बोली 6413 रुपये चली है, जबकि मूंग की बोली 6510 है और मोट की बोली 6436 है। दोस्तों मूंग और मोट की जो कीमतें हैं वो बहुत तेजी के साथ नीचे आई है, ऐसा हमारा मानना है। और आदमपुर दोस्तों नरमा 8000 से 8600 रुपये की कीमत लगी है, जबकि कपास की बोली जो है 4841 रुपये लगी है। और गंवार नया दोस्तों 6221 रुपये में बिका है, जबकि सिरसा मंडी में नरमा 8000 से 8759 और कपास 7400 से 7760 रुपये बिकी है। इलाहाबाद में मंडी में नरमा 8200 रुपये से 8691 रुपये और कपास 7700 से 8011 रुपये में बिकी है। सिवानी मंडी में गवार 6300, चना 5180, नरमा 8250, कपास 8050, मेथी 7000, मोट 5700 और मूंग 6100, गेहूं 1980 रुपये, जबकि सरसों 7220 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। जबकि आबोर मंडी में नरमा 8200 से 7715 रुपये बिका है और कपास 7300 से 7520 रुपये बिकी है। रावतसर में नरमा 8100 से 8750 रुपये बिका है, जबकि ग्वार 6331 रुपये बिका है। संगरिया में नरमा 8300 रुपये से 8770 रुपये बिका है, जबकि ग्वार संगरिया में 5425 से 6361 रुपये बिकी है। और सरसों 7200 से
88 रुपये की बोली सरसों में लगी है। गोलूवाला में गुआर दोस्तों 6375 रुपये प्रति क्विंटल बिका है और चना 4900 रुपये, नरमा 8890 रुपये। श्री गंगानगर में नरमा दोस्तों 8719 रुपये में बिका है, जबकि कपास 7635 रुपये में और गुआर 6270 रुपये में। सरसों जो है 7020 रुपये में और गेहूं 2000, मूंग 5145 से 6265 की बोली लगी है और हनुमानगढ़ में दोस्तों नरमा 8840 रुपये में बिका है, जबकि कपास 7950 रुपये में। अब सादुलपुर जो राजगढ़ है नज़दीकी मंडी, वहाँ के मंडी के भाव में आपको बताऊं तो चना 5050, मूंग 6200, मोट 5700, बाजरा 1650 और दोस्तों गेहूं 2110। यहाँ गेहूं के अच्छे भाव मिले हैं और सरसों 7044, मेथी 7100 रुपये, तिल 10007 रुपये और तारामीरा 6023 रुपये, जौ 2111 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। तो ये रहे दोस्तों आज के मंडी के भाव। अब आज मौसम का मिजाज बताते हैं। 12 नवंबर को दिन भर दोस्तों 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर आज रहा है और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही थी। मात्र 3% आज दिन भर बादल रहे हैं। इसके अलावा शाम को 23 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, अर्थात ठंड बढ़ने वाली है। 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और मात्र 16% ही बादल छाए रहेंगे, अर्थात मौसम रात्रि को साफ रहने वाला है। 13 नवंबर को कल दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है तो 17 से 26 डिग्री टेम्परेचर रहेगा 12 बजे तक। इसके बाद में दोस्तों 27 से 29 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा और शाम को 22 से 26 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है और 4 से 7